सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कायदे से ये कहानी मुझे कल ही सुनानी थी, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो इस कहानी को कल ना सुना के आज आपके सामने लेके आया हूँ और कायदे से अच्छा भी हुआ कि एक दिन का और समय मिल गया, तो कुछ चीज़ें जो कल तक कम क्लियर थी आज अच्छी तरह क्लियर हो गई। तो आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी साल 1994 में घटी एक घटना की कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये घटना, ये कहानी साल 1994 की है तो आज इस कहानी को सुनाने का क्या मतलब है। तो दरअसल इस घटना का जो सीधा सीधा संबंध है ये इसी महीने की 10 अप्रैल को घटी एक विधानसभा में घटना से है। दरअसल 10 अप्रैल साल 2023 को जो बिहार की विधानसभा है, इस विधानसभा में एक बिहार की जेल की नियमावली है, साल 2012 में संशोधन हुआ था और इसी साल 2012 के संशोधन में खंड है 481A। 10 अप्रैल साल 2023 को बिहार जेल नियमावली से 481A का जो खंड है, इस खंड को पूरी तरह हटा दिया गया। तो फिर ये खंड क्या था और ये खंड क्यों हटाया गया और 1994 में कौन सी घटना घटी थी, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज की पूरी कहानी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 से, माफ़ कीजिएगा साल 1954 से। साल 1954 में बिहार में एक ज़िला है सहरसा ज़िला और इसी सहरसा ज़िले में एक गांव है पचगछिया गांव। साल 1954 में एक शख्स जिसका नाम आनंद मोहन सिंह, इनके दादा एक फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। साल 1944 में अंग्रेजी हुकूमत से इन्होंने बगावत की थी, धीरे धीरे वक्त गुजरा, इनको जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ और फ्रीडम फाइटर्स और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका हमारे देश में क्या रसूख है, क्या रुतबा है, किस तरह का उनको हम लोग सम्मान देते हैं, ये सारी चीज़ें शायद आज बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं। कोई फ्रीडम फाइटर का अगर लड़का है या फिर उसकी बेटी है या फिर कोई पोता है, नाती है, तो इस पर भी हम उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं कि ये फला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर से हैं। तो इसी क्रम में जब आनंद मोहन सिंह का जन्म हुआ तो बाकायदा ये फ्रीडम फाइटर के पोते थे, तो इनको एक तरह से इनके इलाके में, इनके मोहल्ले में एक रसूख था, इनका एक रुतबा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, इनका रुतबा भी बढ़ता चला गया, इलाके में इनका सम्मान बढ़ता चला गया। लगभग 20 साल बीत गए और इसी बीच आपको याद होगा कि साल 1974-75 के आसपास हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। अब इधर इमरजेंसी लगी तो इसके विरोध में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन भी हो रहे थे, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे आंदोलन चलाए जा रहे थे। और इसी क्रम में एक आंदोलन बिहार में भी चल रहा था जिसका नाम था जेपी आंदोलन। अब इधर जेपी आंदोलन चला, अलग अलग लोग इसमें अपनी शिरकत लेते हैं और इसी में आनंद मोहन सिंह भी शामिल हो जाता है। आनंद मोहन सिंह इस आंदोलन में शामिल होता है। शामिल होने के बाद इसको जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद फिर ये फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गया। उसके बाद अलग अलग जगहों पे ये सरकार का विरोध करता और 1980 आते आते इसने अपनी खुद की एक पार्टी, अपनी खुद की एक सीमा बना ली जिसका नाम है समाजवादी सेना। समाजवादी सेना नाम से इसने अपनी एक पार्टी बनाई, चुनाव भी लड़ा। हालांकि उस चुनाव में इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा, उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे ये अपना हाथ आजमाने लगा। 1983 में इसने सरकार के विरोध में नारे लगाए, अलग अलग जगहों पे काले झंडे दिखाए, कई अलग अलग इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और 1983-84 आते आते इसको एक बार फिर से जेल जाना पड़ा। और कहते हैं कि अगर कोई नेता है तो या तो वो कायदे से मार खा जाए या तो वो जेल चला जाए। क्योंकि अगर कोई नेता है तो जेल जाने की, माफ़ कीजिएगा, अगर नेता है और उसके नेता बनने की या फिर विधानसभा लोकसभा जाने की जो पहली सीढ़ी होती है वो जेल जाना ही होती है। अब 1983 में इसको जेल हुई। इसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी कदकाठी, इसका रसूख इलाके में और बढ़ता चला गया और इसी रसूख, इसी रुतबे को और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए 1990 में जनता दल ने इसको महसी विधानसभा से टिकट दे दिया। ये चुनाव लड़ता है, संयोग से ये चुनाव जीतता भी है। उसके बाद ये विधानसभा में बैठता है। इसकी जो छवि थी, इसकी जो एक पहचान थी, जिस वजह से लोगों में फेमस था, दरअसल जो उस टाइम में चल रहा था अगला विभाग, पिछला विभाग, कुछ ऐसे लोग थे जो दलितों के साथ मिलकर राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो सवर्णों के
उत्थान के बारे में सोच रहे थे, उनको बता रहे थे कि कैसे आरक्षण खराब है, कैसे आरक्षण की वजह से सारे सवर्णों के बच्चों का भविष्य संकट में आ जाएगा। अब इन बातों में कोई ऐसा नहीं था जो सीरियसली इन्वॉल्व हो, सारे लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अब इधर जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे वो तो लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन सवर्णों की जो राजनीति करने वाला था वो कोई नहीं था। आनंद मोहन सिंह ने इस बात को भांपा, सवर्णों की राजनीति में जुटे, सवर्णों के ये अच्छे खासे नेता बने। इसी बीच साल 1993 में एक कानून बनता है। इस कानून में बाकायदा ये मेंशन होता है कि दलितों के उत्थान के लिए उनके आरक्षण में, उनके रिजर्वेशन में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी। संयोग से जैसे ही ये कानून पास होता है, इसको जनता दल, जिससे आनंद मोहन सिंह विधायक था, इस जनता दल ने समर्थन दे दिया। अब जैसे ही जनता दल ने समर्थन दिया तो ये चीज़ तो आनंद मोहन की शख्सियत के, उसकी राजनीतिक जो धुरी थी उस चीज़ के खिलाफ था। तो आनंद मोहन ने इस जनता दल को छोड़ा और अपनी खुद की पार्टी बनाई साल 1993 में, बिहार पीपुल्स पार्टी। इस पार्टी में अलग अलग सवर्ण लोग जुड़ते चले गए। कायदे से कहा जाने लगा कि ये सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों के उत्थान के लिए बनी है। और इसी पार्टी में एक नाम था छोटन शुक्ला। अब इस कहानी को यही रोकते हैं और आपको लेके चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में एक गांव था। इसी गांव में एक शख्स जिसका नाम था जी कृष्णैया। जी कृष्णैया का जन्म होता है बेहद गरीब परिवार में, एक दलित परिवार में आप मान के चलिए कि एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा तक नहीं था, न खेती थी, न अच्छा घर था। जो जी कृष्णैया के पिता थे, परिवार पालने पोषने के लिए कूली का काम करते थे। धीरे धीरे जी कृष्णैया भी बड़े होते हैं। इन्हें भी लगा कि अब परिवार का साथ देना चाहिए, तो क्या करें। ये भी अपने पिता के साथ कूली का काम करने चले जाते हैं। लेकिन इसी काम में, ये कूली का काम करने के साथ साथ अपनी आईएएस की पढ़ाई को जारी रखते हैं। आईएएस की पढ़ाई करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं। साल 1985 में ये आईएएस के एग्ज़ाम को देते हैं और इसी साल ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाते हैं और कहते हैं कि अपने बैच की टॉप के आईएएस थे। इसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग होती है चंपारण में। चंपारण में इनकी पोस्टिंग हुई। चंपारण कहा जाता है कि जितने अलगाववादी हैं, जितने बागी हैं, जितने डकैत हैं, ऐसे लोग जो शासन प्रशासन से, जो पुलिस से भाग रहे हैं, उनके छुपने की, उनके लिए एक स्वर्ग के रूप में चंपारण था। पहली पोस्टिंग इनकी चंपारण हुई। चंपारण में इन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। अलग अलग जगहों पे फिर इनका ट्रांसफ़र होता रहा, अलग अलग जगहों पे ये ड्यूटी करते रहे। हर जगह पे इनकी बेहद साफ़ सुथरी था भी एकदम, हर जगह इनके नाम का लोहा माना जाने लगा। और 1994 आते आते इनकी पोस्टिंग हो जाती है इसी बिहार के गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज में इनकी पोस्टिंग है। अलग अलग जगहों पे इनको मीटिंग के लिए जाना होता है। और 4 दिसंबर साल 1994 को इनकी एक मीटिंग थी, यानी गोपालगंज के आईएएस, गोपालगंज के डीएम की मीटिंग थी बगल के ही जिले हाजीपुर में। ये अपने एक ड्राइवर जिसका नाम दीपक कुमार था, अपने एक बॉडीगार्ड, अपने गनर के साथ ये जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं 4 तारीख को। और इसी 4 तारीख को इन आनंद मोहन की पार्टी यानी बिहार पीपुल्स पार्टी जो थी, उसके जो कद्दावर छवि के एक नेता थे छोटन शुक्ला, हालांकि बाहुबली और गैंगस्टर में भी इनका नाम था, 4 दिसंबर साल 1994 को इनका मर्डर हो जाता है। अब इनका मर्डर हुआ तो फिर उड़ती उड़ती लोगों में अफवाह फैल गई कि इनके मर्डर में जो हत्यारे थे उनको पुलिस का समर्थन प्राप्त है। अब जैसे ही ये खबर लोगों में पहुंची तो जो विरोधी पार्टी के लोग थे उन्होंने इस खबर को हवा दी। खासकर बिहार पीपुल्स पार्टी के जो संस्थापक थे आनंद मोहन सिंह और अलग अलग लोग, इन्होंने बाकायदा इस बात को हवा दी। बाकायदा जो शव यात्रा थी उसको रैली में बदला गया और 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में इन छोटन शुक्ला की लाश को लेके एक रैली निकाली जा रही थी। हजारों की संख्या में भीड़ थी। इस भीड़ को आनंद मोहन सिंह लीड कर रहे थे। अलग अलग और कई एक्स एमएलए थे, कई एक्स एमपीज थे, सारे लोग लीड कर रहे थे। अब लोगों के अंदर गुस्सा था सरकार के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति, जो कि लोगों के मन में बैठ चुका था कि छोटन शुक्ला के मर्डर में, यानी एक सवर्ण के नेता के मर्डर में जो हाथ था वो प्रशासन का हाथ था। तो फिर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और इसी बीच जो आईएएस यानी जो गोपालगंज के डीएम साहब थे जी कृष्णैया, ये अपनी इस हाजीपुर की मीटिंग को अटेंड करके वापस लौट रहे थे। और संजोग देखिए कि ये इसी रास्ते से लौट रहे थे जिस रास्ते से ये रैली जा रही थी।
अब ये रास्ते से आ रहे थे, लोगों ने देखा कि एक एम्बेसडर कार, सामने डीएम लिखा हुआ, ऊपर लाल बत्ती। लोगों को लगा कि ये इसी मुजफ्फरपुर शहर के डीएम साहब हैं। लोग फौरन उस गाड़ी को घेरते हैं। घेरने के बाद फौरन बॉडीगार्ड बीच बचाव करने के लिए जैसे आगे आता है, उस बॉडीगार्ड को निकालते हैं। निकालने के बाद फौरन उस बॉडीगार्ड को मारने लगते हैं। अच्छा, जैसे ही ये बात दीपक यानी डीएम साहब का ड्राइवर देखता है, फौरन उस गाड़ी को भगा लेता है, वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है। और दीपक का आज भी कहना है कि अगर डीएम साहब ना रोके होते तो डीएम साहब को सुरक्षित निकाल लेते। लेकिन जैसे डीएम साहब की गाड़ी थोड़ी सी आगे आती है तो डीएम साहब देखते हैं कि उनका जो गनर है वो फंस गया है। तो उन्हें लगता है कि एक बार उतर के समझाना चाहिए कि भैया मैं आपके यहाँ का डीएम नहीं हूँ, मेरा ज़िला दूसरा है, ये दूसरे ज़िले में, मैं तो महज यहाँ से जा रहा था। महज समझाने बुझाने के लिए डीएम साहब उतरते हैं। उतरने के बाद जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उसको कुछ समझ नहीं आता। डीएम साहब को ड्राइवर को पीटने लगती है। पीटने के बाद सटा के पिस्टल से उनको गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद ये मामला जैसे लोगों के सामने आया कि एक डीएम का कत्ल हो गया, तो फिर भीड़ भी वहाँ से भागती है। उसके बाद भारी मात्रा में फोर्स आती है, अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी होती है। 1995 आते आते ये मामला बेहद तूल पकड़ता है। आनंद मोहन की भी गिरफ्तारी हो जाती है और कहते हैं कि जेल से ही आनंद मोहन ने फिर से चुनाव लड़ा और 1996 में ये चुनाव जीत जाता है। 1996 में ये चुनाव जीतता है। उसके बाद फिर एक चुनाव लड़ता है 1998 में, वो भी चुनाव जीत जाता है। 1991 में इसकी शादी हुई थी लवली आनंद से। 91 में इसकी शादी हुई। 1993-94 में इसने अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाया। इसकी वाइफ भी वो चुनाव जीत जाती है। यानी अब सोच के देखिए कि इसकी क्या रसूख रही होगी, इसका क्या रुतबा रहा होगा, बिहार के चुनाव में इसका क्या हस्तक्षेप रहा होगा। अब इधर ये मामला चलने लगा। डीएम साहब के मर्डर की जो खबर थी लोगों में आई, लोगों में गुस्सा हुआ। उसके बाद फिर इस मामले को कोर्ट में लेके जाया गया। साल 1994 से लेके ये मामला चलता रहा कोर्ट में। 2007 में टोटल 10 गवाह कोर्ट में अपनी गवाही देते हैं। 10 में से 7 लोगों ने बताया कि उन्होंने आनंद मोहन के मुंह से सुना था। बाकायदा उन्होंने कहा कि मैंने आनंद मोहन के मुंह से सुना है कि आनंद मोहन कह रहे थे कि छुटकुन शुक्ला डीएम को गोली मार दो, क्योंकि डीएम मरेगा तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। अब जब ये अदालत में गवाही हुई, कोर्ट को सारे सबूत मिले, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साल 2007 में आनंद मोहन सहित टोटल 7 लोगों को आरोपी माना गया और इसमें से 3 लोगों को सजाए मौत दे दी गई और बाकी लोगों को उम्र कैद की सज़ा। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नेता को भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था कि सजाए मौत दे दी गई हो। इसके बाद फिर इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। हाई कोर्ट में कहा कि हम बेकसूर हैं। इसके बाद हमारे मामले को थोड़ा सा नॉर्मली देखा जाए, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाए। हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई साल 2008 में। हाई कोर्ट में इस मामले का फैसला आया। आनंद मोहन सहित जो 3 लोग थे जिनको सजाए मौत दे दी गई थी, उनकी सज़ा को कम करके उम्र कैद में बदला गया। उम्र कैद में बदलने के बाद बाकी जो और लोग थे उनको सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो शुरुआत में टोटल 32 से 33 लोग नामजद थे। लोअर कोर्ट से टोटल 6 से 7 लोगों को सज़ा मिली। हाई कोर्ट आते आते केवल 3 लोगों को सज़ा मिली। अब आनंद मोहन अभी भी जेल में बंद था, इसको बाहर निकलना था। इसने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आप बेकसूर हैं, आप दोषी हैं, आपको पूरी ज़िंदगी जेल में रहना होगा। भले ही आनंद मोहन सिंह जेल में था, लेकिन इसकी वाइफ जो थी लवली आनंद बाकायदा चुनाव लड़ती रही अलग अलग जगहों से, कहीं जीत कहीं हार, ये सारी चीज़ें होती रही। और कहते हैं कि आनंद मोहन सिंह की जो छवि थी आज भी बिहार में सवर्णों के एक लीडर के तौर पे हुई, एक बाहुबली, एक दबंग सवर्ण के रूप में, एक ठाकुरों की, एक राजपूतों की जो एक टोली है, जो वहाँ का एक राजपूती सभा है, उसमें आनंद मोहन सिंह के नाम की आज भी तूती बोलती है। अब अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोग इसमें अपना राजनीतिक फ़ायदा देखने लगे। इसी बीच आनंद मोहन एक शादी में पैरोल पे बाहर आता है। बाकायदा जो नीतीश कुमार है वो भी उस पार्टी में जाते हैं, आनंद मोहन से मिलते हैं और यहीं से एक नई कवायद शुरू हो जाती है। दरअसल बिहार के जेल नियमावली में साल 2012 में एक एक्ट बना था 481A, और इस एक्ट में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति
और इस कानून को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी के हत्या का आरोपी है तो किसी भी वजह से, किसी भी कारण से उसको जमानत नहीं दी जा सकती। आमतौर पर अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई, चाहे वो हत्या का आरोपी हो, चाहे वो रेप का आरोपी हो, सजाए उम्र कैद वो पाया है, लेकिन फिर जेल वाले अक्सर उसके अच्छे व्यवहार को, उसके चाल चलन को देखते हुए कुछ सालों बाद उसको जमानत दे देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं कि इसका चाल चलन अच्छा है। चूँकि जेल का जो असली नाम है वो होता है बंदी सुधार गृह। अगर कैदी जो है, अगर जो बंदी है वो सुधर गया तो फिर उसको रिहाई मिल जानी चाहिए, ये हमारे देश का संविधान कहता है। लेकिन जो 481A था, इसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई किसी सरकारी आदमी की हत्या का आरोपी है तो ऐसे आदमी को जमानत नहीं दी जा सकती। तो आनंद मोहन सिंह जो थे वो सरकारी अधिकारी के हत्या के आरोपी थे, तो इनको जमानत नहीं दी जा सकती थी। और राजपूती जो समाज था, जो राजपूतों का वोट बैंक था, उसमें आनंद मोहन सिंह की अच्छी खासी पैठ थी और इनको अब जमानत पे बाहर लाना था। तो इसी क्रम में जो मौजूदा सरकार है उसने इस 481A कानून को ही हटा दिया। अब जब ये कानून ही नहीं रह गया तो फिर आनंद मोहन सिंह बाकायदा बाहर आ सकते हैं, चूँकि ये 1994-95 से ये जेल में बंद है, काफ़ी साल से इन्होंने सज़ा काट ली है। तो अब जब ये कानून हट गया तो फिर इनके बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, जेल प्रशासन इनको पैरोल पे बाहर ला सकता है और जेल प्रशासन भी वही चाहेगा जो सरकार चाहेगी। तो ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी में सबसे दुख भरी जो बात है कि जो उनकी वाइफ हैं, जो डीएम साहब थे जी कृष्णैया, उन्होंने बड़ी मार्मिक अपील की और मैंने देखा, मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि जो जी कृष्णैया, इनकी कहानी किसी ने दिखाई तक नहीं कि किस हिसाब से, किस गरीबी से निकल के एक दलित का लड़का जिसने कायदे से 2 टाइम की रोटी भी नहीं देखी थी, कूली का काम करके इसने अपनी आईएएस की पढ़ाई पूरी की, आईएएस क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, चंपारण जैसी जगह पे जाके सरवाइव किया, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गया जो कि मौजूदा सरकार थी। कहते हैं कि जब जी कृष्णैया की हत्या हुई थी और लालू प्रसाद यादव इनके घर गए थे तेलंगाना में, तो इनकी वाइफ जो थी उमा देवी, इन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया था कि हमको आप अकेला छोड़ दीजिए, आपकी राजनीति का हिस्सा हमको नहीं बनना। तो आप सोच के देखिए कि इस हिसाब से एक गरीब परिवार होने के बावजूद भी किस हिसाब से आत्मसम्मान था, किस हिसाब से ईमानदारी थी, किस हिसाब से चीज़ें थी। उनकी पत्नी जो टी उमा देवी हैं, इन्होंने एक अपील की, मोदी सरकार से कहा है कि आप इस मामले में इंटरफेयर कीजिए, इस चीज़ को आप रोकिए, मेरे पति के जो हत्या के आरोपी हैं उनको जेल से बाहर मत आने दीजिए। और ख़ास जो इन्होंने एक तरह से हाथ जोड़ के मदद की गुहार मांगी है, वो मदद की गुहार उन्होंने बिहार के राजपूत समाज से मांगी है। कहा कि आप ऐसे लोगों को अपना नेता मत बनवाइए जो महज अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान ले सकते हैं। आप ऐसे लोगों को अपना नेता मत बनवाइए और इनको जेल से बाहर मत आने दीजिए। बहरहाल अब इस मामले पे राजनीति गर्म है, लेकिन शायद अब तक ये जेल से बाहर आ भी चुके होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन इनका आना तो तय है और आएंगे। और अच्छा खासा जो आनंद मोहन सिंह है, इनका एक इन्फ्लुएंस रहेगा बिहार की राजनीति में। तो देखिए कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं राजनीति में, कब कहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाएं, कब किसको कहाँ बाहर लाना है, कब किसको जेल में रखना है। ये चीज़ें पॉलिटिशियन बहुत पहले से सोच के रखते हैं और अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। और तबीयत ख़राब थी तो कई चीज़ें हो सकता है इस कहानी में छूटी हों, जैसे आनंद मोहन सिंह ने कई किताबें भी लिखी, जैसे कैद में आज़ाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति, ये सारी किताबें भी इन्होंने लिखी, कहानी में बताना भूल गया। तो ये तबीयत का ही असर है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।